Hello my dear friends, welcome to Adda 24/7. RBI Grade B 2025 की नोटिफिकेशन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. तो कीपिंग दैट इन माइंड मैं आज का वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल अबाउट द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन, द सब्जेक्ट्स दैट आर गोना बी आस्क्ड, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसकी जिसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, बी द क्वालिफिकेशन, द एज, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इसके अलावा the detailed syllabus and then I'll also tell you the salary of being an RBI Grade B officer. तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि पेपर आने से पहले ही आपका माइंडसेट रेडी हो जाए दैट आर यू रेडी फॉर दिस और नॉट. तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे. आप पहले देखो वीडियो, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन. अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप पे बहुत सारा कंटेंट मिलता है एब्सोल्युटली फ्री. एंड नॉट ओनली दैट, मोबाइल ऐप में आपको कोर्सेज भी मिलते हैं. हमारे जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं, एक्सक्लूसिव बैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं RBI ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए के लिए. उनको भी आप एनरोल कर सकते हो थ्रू आवर मोबाइल एप्लीकेशन. ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं. मैं आपकी मेंटोर ऋतिका, आपको सालों से पढ़ा रही हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन के लिए. तो आज ग्रेड बी सबसे पहले बात करते हैं इस पोस्ट के एग्जाम पैटर्न की. तो देयर आर 3 phases इन दिस एग्जामिनेशन, जैसे बाकी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम में होता है. फेज 1 इज ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे MCQs पूछे जाएंगे आपसे. 200 नंबर का पेपर रहता है. लेवल इज टॉप नॉच, अच्छा खासा पेपर है ऑफकोर्स, क्योंकि आप टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन में जाने वाले हो तो लेवल भी अच्छा होगा. क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA 4 सब्जेक्ट्स आएंगे जी. यहाँ पे वेटेज सबकी अलग अलग है, आगे बताती हूँ. लेकिन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA 4 सब्जेक्ट्स, 200 नंबर फेज 1. जो ये क्रैक कर लेते हैं दे गो एंड सेट इन फेज 2. फेज 2 अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि फेज 2 में आपको अपीयर करना है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर्स में. दैट मीन्स आप आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी आपको और MCQs फिर से भी सॉल्व करने पड़ेंगे. जो फेज 2 क्लियर कर लेते हैं 1:3 की रेशो में, पोस्ट के 1:3 की रेशो में इंटरव्यू में अपीयर करते हैं. तो मान लीजिए पोस्ट हैं 200, तो 200:3 600 कैंडिडेट्स आएंगे इंटरव्यू के लिए. ये रेशो दी जाती है. तो 3 फेजेस में पेपर होता है. 1 by 1 अब फेज को समझते हैं हम यहाँ पे. इंपॉर्टेंट इज दिस फेज इज क्वालिफाइंग इन नेचर. ये दोनों फेजेस का स्कोर काउंट होता है फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में, जहाँ पे फेज 2 इज 300 मार्क्स एंड फेज 3 इज 75 मार्क्स. तो ये 75 मार्क्स की वेटेज, ये 300 मार्क्स की वेटेज, यानी 375 मार्क्स में से बनेगी मेरिट लिस्ट आपकी. अब फेज 1 की बात कर लेते हैं विच इज ऑफ 200 मार्क्स. तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, GA, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट. जहाँ पे GA है 80 मार्क्स का, रीजनिंग 60 की, इंग्लिश 30, क्वांट 30. तो इंग्लिश एंड क्वांट आर 30 मार्क्स ईच. GA हैवी वेटेज रखता है 80 मार्क्स की, जबकि रीजनिंग है 60 मार्क्स की. तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जी. कमाल की बात है, यहाँ पे एक सेक्शनल टाइमिंग है, विच मीन्स आपको 25 मिनट मिलेंगे GA का पेपर क्लियर करने के लिए. 80 क्वेश्चन 25 मिनट. 25 मिनट में जितने सवाल हो गए ठीक है, अगले 25 मिनट शुरू हो जाएंगे. ठीक है, ओनली एंड ओनली इन रीजनिंग यू आर गोइंग टू गेट 45 मिनट्स, क्योंकि रीजनिंग का पेपर अच्छा खासा होता है. तो 60 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे रीजनिंग में. बाकी तीनों सेक्शंस में आपको मिलेंगे 25 मिनट्स ईच. 120 मिनट्स, दैट मीन्स कि 2 आवर्स का ये पेपर रहता है और 2 घंटे के पेपर में आपको 200 सवाल दिए जाते हैं 200 मार्क्स के. ठीक है, ऑफ कोर्स देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है. कोई सवाल गलत करते हो तो 1 नंबर तो जाएगा ही, 0.25 और जाएंगे. सेक्शनल कट ऑफ रहता है, विच मीन्स यू हैव टू क्लियर GA, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, चारों सेपरेटली क्लियर करने हैं और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है. ठीक है, बट दिस इज ओनली क्वालिफाइंग पेपर. तो पेपर 1 फेज 1 जो आपका है बेसिकली वो है QRE GA का. सेक्शनल टाइमिंग के साथ ये पेपर आता है. 200 नंबर का पेपर है, 2 घंटे मिलते हैं आपको. एंड इफ यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन तभी आप फेज 2 में बैठेंगे. लेकिन यहाँ के नंबर काउंट नहीं करेंगे कितने लिए आपने, सिर्फ कट ऑफ आती है वो क्लियर कर ली तो यू विल क्लियर द पेपर. मैं आपको लेवल बता देती हूँ पेपर का कैसा रहा है. 200 में से पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कट ऑफ का रेंज 60 मार्क्स एवरेज कह सकते हैं. 60 से 70 मार्क्स चल रहा है कट ऑफ का रेंज ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की मिला के. इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स की भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है. आप मान लीजिए कि अगर 80 नंबर का पेपर है तो कहीं आपको 20 से 25 नंबर मिनिमम लेने होते हैं. ठीक है जी, चलिए
अब बात करते हैं फेज 2 की। अगर आप फेज 1 क्वालिफाई करते हैं, यू हैव टू सिट इन फेज 2, जहां पे 3 पेपर्स होंगे। पेपर 1 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, पेपर 2 इंग्लिश राइटिंग स्किल्स हैं, पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो 3 पेपर हैं, हर पेपर 100 नंबर का रहेगा आपका, 100 100 100 एंड दैट इज व्हाई आई सेड ना 300 नंबर आपको पीछे याद हो कि 300 नंबर ऐसे बन जाते हैं इसके टोटल। पर इसमें भी फर्दर डिवीजन है। जो आपका पेपर 1 ESI है, इसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, यानी 50 नंबर के आंसर्स लिखने हैं, 50 नंबर के MCQs सॉल्व करने हैं। FM में भी यही है, फाइनेंस मैनेजमेंट में 50 नंबर के MCQs, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर। इंग्लिश पूरा का पूरा रिटन है, जिसमें आपको एसे, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं 100 नंबर के। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में 30 MCQs, 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इंग्लिश में 3 सवाल आते हैं, वही मैंने बताया, ऐसे आ जाएगा, RC एंड यूजुअली आपका प्रेसी सॉल्विंग। एंड देन फाइनेंस मैनेजमेंट में 30 ऑब्जेक्टिव, 4 डिस्क्रिप्टिव। ठीक है जी। यहाँ पे आपको सेक्शनल नहीं है कि इंडिविजुअल पेपर के नंबर नहीं लेने, ओवरऑल नंबर आपके आने चाहिए 300 में से, ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑल 3 पेपर्स आर कंडक्टेड ऑन द सेम डे, एग्रीगेट 300 नंबर में से निकलता है एंड स्कोर ऑफ कोर्स विल बी एडेड इन द फाइनल लिस्ट, स्कोर ऐड किया जाएगा, लेकिन इंडिविजुअली क्लियर करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव को। ये एक डिफरेंस है नाबार्ड से। नाबार्ड में आपको सेक्शनल भी क्लियर करना पड़ता है, फेज 2 में भी। ठीक है, फिर आपने फेज 2 क्वालिफाई कर लिया। मैं चाहूंगी आप जरूर क्वालिफाई करें फेज 2 को, अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इंटरव्यू में जाने का मौका जिनको मिलता है RBI के, उनका भी एक बहुत अच्छा लेवल सेट हो जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड के सामने अपीयर करना इंटरव्यू देने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आजकल पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से इन्होंने एक साइकोमेट्रिक टेस्ट ले आए हैं। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट इज अ काइंड ऑफ टेस्ट जहाँ पे आपको एक लिंक आएगा, अपने घर पे बैठे हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लाइक 25 मिनट्स का समय मिलता है और कुछ 80 या 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू आंसर। आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट होती, रादर इट्स अबाउट सिचुएशनल टेस्ट रहता है आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मौका मिलेगा कि आप करप्शन करोगे, कि आपके बॉस के साथ झगड़ा हो जाएगा तो क्या करोगे, लेट उठने की आदत है आपको या समय से उठने की, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं टू गेज योर पर्सनालिटी। अब तक हमें ये क्लैरिटी मिली हुई है IBPS की तरफ से कि इसका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इसका कोई वेटेज नहीं है, नंबर नहीं अलॉट किए गए। तो नंबर अलॉट किए गए हैं फेज 1 को 200 नंबर, जिसमें से जो नंबर आएंगे वो मैटर नहीं करेंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना है पेपर आपने। फिर फेज 2 में आता है जी आपका रिटन पेपर, जो पूरा 3 पेपर्स देने हैं, 300 नंबर। वो ज़रूरी है 300 में से कितने लेते हो, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में काम आएंगे। एंड देन यू हैव दिस इंटरव्यू इज ऑफ 75 मार्क्स RBI में। साइकोमेट्रिक टेस्ट घर से ही देके जाना होता है आपने, ऑनलाइन रहता है। तो जो आपका स्कोर आएगा 300 नंबर का, वो और ये 75 मार्क्स वाला स्कोर मिला के बन जाएगी आपकी मेरिट लिस्ट। ठीक है, 375 में से। ओके जी। और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हो, लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदी में दूँ इंटरव्यू, इंग्लिश में दूँ, किसी में भी दे लो। देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, जो हिंदी में इंटरव्यू देके क्लियर करा है। ठीक है, दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। तीनों फेजेस मैंने आपको अच्छे से सीक्वेंस वाइज बता दिए हैं, क्या कब कैसे पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। क्लैरिटी बिल्कुल रहनी चाहिए, क्योंकि अगर एलिजिबल नहीं हो तो फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अभी से अपनी तैयारी नाबार्ड की या किसी और एग्जाम की शुरू करनी चाहिए। अगर हो तो उस पर भी क्लैरिटी मिल जाए। तो सब कुछ डिस्कस करते हैं, एज, एजुकेशन, जो भी आपके अटेम्प्ट्स हैं वो सब। तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट यानी जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड 21 ईयर्स ऑफ एज। तो 21 साल मिनिमम, 30 ईयर्स मैक्सिमम, ये आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, 30 से प्लस हो चुके हो यूजुअली। मान लीजिए नोटिफिकेशन आपका अब सितंबर में आउट होगा, तो 1 सितंबर को ही कट ऑफ डेट मान लेते हैं कि तब तक आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। यूजुअली 1 सितंबर माना जाता है, क्या पता चेंज भी हो जाए इस बार। तो क्वालिफिकेशन की अगर सबसे पहले बात करें, एज के बाद 21 से 30 साल है। रिलैक्सेशन मिलेगा सच, SC ST OBC कैंडिडेट्स को, SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, OBC को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, PWD कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन अनरिजर्व्ड के लिए रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए, एनी ग्रेजुएशन, BE, BTech, BCom, BSc, BCA, कोई भी ग्रेजुएट अगर आप है अप्लाई कर सकते हैं इस पेपर के लिए, गिवन यू हैव 60% ऑफ मार्क्स, अगेन अनरिजर्व्ड। ठीक है जी, 5% का रिलैक्सेशन यहाँ मिलता है
फॉर द पीपल जो SC ST PWD कैंडिडेट्स रहते हैं उनको, ठीक है जी। 55 का मिलता है रिलैक्सेशन। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास तो आपके पास होने चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स। अच्छा नहीं, यहाँ 50 का ही मिलता है, सॉरी, ये पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 55% का मिलेगा, ठीक है। SC ST OBC वालों को इसमें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि पास होने चाहिए। अब सवाल आता है कि मैम अगर मेरे पास ग्रेजुएशन में थे 50% मार्क्स, अनरिजर्व्ड हूँ मैं, 60 नहीं थे मेरे, तो क्या करूँ मैं? तो आप एलिजिबल नहीं हो, देयर इज नो डाउट इन दैट। बट इफ इसी कैंडिडेट के 50% मार्क्स थे ग्रेजुएशन में, लेकिन इन्होंने अपीयर किया पोस्ट ग्रेड में भी, इनके पास पोस्ट ग्रेड डिग्री है, वहां इनके 55% या उसके ऊपर मार्क्स हैं, 56, 57, 60, 65 कितने भी हैं, तो आप एलिजिबल हो। यस, आप एलिजिबल हो अगर आपके पास दोनों डिग्री है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें आपके ज़्यादा नंबर हैं, वो वाली यहाँ कंसिडर कर ली जाएगी। मतलब अगर ग्रेजुएशन में 60% थे वहीं एलिजिबल हो गए, पर उसमें नहीं थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में एलिजिबल थे आप, तो आपको वहाँ कंसिडर कर लिया जाएगा, दोनों में से जिसमें भी ज़्यादा नंबर रहेंगे। क्लियर है? ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, दिस इज फॉर द पीपल जिनके पास जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं। रिजर्व्ड वालों को रिलैक्सेशन मिल जाती है यहाँ पे 10% की रिलैक्सेशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको सिर्फ पास होना है, ठीक है। लेकिन OBCs और EWS को नहीं मिल रही रिलैक्सेशन, SC ST PWD को मिल रही है, ठीक है जी। तो क्वालिफिकेशन पता चल गई है आपको। अच्छा, फिर ये आता है कि मैम मैं PhD होल्डर हूँ, ऑफ कोर्स यू कैन अपीयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रादर आपको जब आप अपना बायोडेटा फॉर्म भरोगे इंटरव्यू के समय पे, तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट भी मिलेगा, तो टेंशन की बात नहीं है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ऊपर हो तो चलेगा, ठीक है। अब एक सवाल जो मैं यहीं एड्रेस कर देना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत आता है कि मैम अभी CGPA जो है वो रिलीज़ करते हैं जो भी कॉलेज बोर्ड्स यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं पिछले कई सालों से इनफैक्ट, बट यहाँ तो परसेंटेज में क्राइटेरिया है, व्हाट एम आई सपोज टू डू। तो यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। वेरी फर्स्ट केसेस, इज देयर एनी क्राइटेरिया गिवन बाय योर यूनिवर्सिटी? इफ यस दैट इज एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल होगा उनके क्राइटेरिया के हिसाब से। अगर उन्होंने कोई क्राइटेरिया ही नहीं दिया हुआ है तब दिस क्राइटेरिया यू आर गोइंग टू फॉलो, जो IBPS फॉलो करता है। इसमें क्या होता है कि अगर 6.75 CGPA आपका, तो वो 60% माना जाएगा, विच मीन्स अगर आपका 6.75 CGPA से कम आ रहा है तो नहीं है भैया, आप एलिजिबल नहीं हो। इसके ऊपर अगर आपका कहीं भी आ रहा है तो यू आर एलिजिबल। बाकी कन्वर्ट कर सकते हो आप, ऑफकोर्स यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि 6.75 इज 60%, तो आपके जितनी CGPA है वहाँ पे कन्वर्ट कर लेना, परसेंटेज बन जाएगी। तो पहला क्राइटेरिया इज यूनिवर्सिटी, दूसरा इज जो यहाँ पे बोर्ड ने दिया गया है, ठीक है। ये क्लैरिटी मिल जाती है। ये RBI ने लिखा हुआ है कि अगर क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हो, यूनिवर्सिटी का है ही नहीं, तब हमारा फॉलो करो। लेकिन ऑल्सो वन थिंग, दिस इज एग्रीगेट परसेंटेज। एग्रीगेट मतलब पूरे सेमेस्टर्स के मार्क्स मिला के टोटल मार्क्स में से परसेंटेज है। ये नहीं सोचना कि हर सेमेस्टर में इतने % चाहिए, एवरेज चलेगा, समझ गए ना। सारे सेमेस्टर के मार्क्स मिला लेना, या ईयरली डिग्री है आपकी तो ईयरली वाले नंबर मिला लेना, और वो फिर फाइनल निकलेंगे आपके, ये परसेंटेज निकलनी चाहिए 60, ठीक है। तो हमने एज देख ली, क्वालिफिकेशन देख ली, परसेंटेज देख ली, नाउ विल सी द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। वैसे तो आई विश कि आप लोग निकाल लो पेपर पहले ही अटेम्प्ट में, या जो भी आपका अटेम्प्ट इस बार वाला है आप सक्सेसफुल हो जाओ। मैं नहीं चाहती ज़्यादा खींचे ये प्लान आपका आगे, पर जनरल EWS वाले बच्चों को 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। SC ST OBC कैंडिडेट्स की कोई लिमिट नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया जो आपको एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बताया है। So that's all about the eligibility and about the pattern of this examination as well as the subjects. अब मैं एक बार आपको बताती हूँ सैलरी, क्योंकि सैलरी तक पहुँचते पहुँचते अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं ना, दे आर क्वाइट डेडिकेटेड बच्चे, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो वही देखता है जिसको एक्चुअली डिटेल्स चाहिए। तो सैलरी आप ही जानने का हक रखते हो, और सैलरी जानने के बाद फिर सिलेबस बताऊंगी, क्योंकि थोड़े मोटिवेटेड हो गए होगे, सिलेबस देख के डरोगे नहीं कि इतना सारा सिलेबस है, ठीक है। तो मैनेजर की प्रोफाइल है जी ये, ग्रेड B ऑफिसर। तो यू आर एन ऑफिसर, डायरेक्टली जब आप जाते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर आप बनते हो, आपका CTC इज अप्रॉक्सीमेटली 32 लाख रुपीज़, हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर ऑफ अ कंट्री। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बहुत सारे पर्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, होम फर्निशिंग अलाउंस, फ्यूल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ब्रीफ केस अलाउंस, तो इतने सारे अलाउंस मिलते हैं आपको, और ये इससे ज़्यादा ही मिल जाते हैं आपको जब इंसेंटिव्स मिलने होते हैं तो, ठीक है। लेकिन आप सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख की तो अपने
1,20,000 अप्रॉक्सीमेटली आप घर लेके जाते हो अपने सैलरी अकाउंट में। इसके अलावा आपको अलाउंसेस पर्क्स मिलते रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जॉब है, कुछ कोई कमी नहीं है इसमें। चाहे आप बात कर लो इंस्टीट्यूशन जो ज्वाइन कर रहे हो, चाहे जो आपको काम करना पड़ेगा, इवन द सैलरी एंड द पर्क्स दैट यू आर गोइंग टू गेट, टॉप नॉच, क्रीम ऑफ द कंट्री के साथ आप लोग काम करने वाले हो। ठीक है, आई थिंक थोड़ी मोटिवेशन मिल गई होगी यहाँ पे आपको। तो चलिए अब सिलेबस की तरफ ले चलती हूँ। सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से समझना पड़ेगा। जो पहले ही छोड़ गए थे वीडियो, ऑफ कोर्स आई एम प्रिटी श्योर कि अगर उनको इतना नहीं जानना था तो दैट्स फाइन, क्योंकि तैयारी नहीं करनी है फिर। पर अगर आप सोच रहे हो, मन बना रहे हो तैयारी का, तो एक बार सिलेबस देख लो। सिलेबस अभी से भी शुरू करेंगे। 12 सितंबर को हमारा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो चुका है। 12 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप अभी से भी तैयारी शुरू करोगे, पेपर होने तक पूरी तैयारी आपको करवा दी जाएगी। मैं खुद कोर्स में पढ़ाती हूँ आपको, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, चाहे तो आप देख सकते हो यूट्यूब पे। फेज़ 1 की बात करते हैं, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। तो बच्चे एक क्लियर चीज़ बताना चाहती हूँ, फेज़ 1 का कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लेते हैं कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है वो आपको कहीं पे डिटेल्ड नहीं मिलेगा। PYQs के थ्रू सिलेबस मिलेगा आपको कि अच्छा हमें पजल वाले क्वेश्चंस आते हैं, या इंग्लिश में मेरे को कॉम्प्रिहेंशन के सवाल बहुत सारे आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं। जीए जो है इसका, इट्स नॉट लाइक अदर बैंकिंग एग्जाम्स। इसमें आपको इकोनॉमी वाले करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, फाइनेंस वाले भी, बैंक वाले भी, और जनरल करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं दुनिया में वो भी पढ़ने हैं। ठीक है, ये था फेज़ 1। अब मैं आपको बताती हूँ फेज़ 2 का सिलेबस। फेज़ 2 में इफ़ यू रिमेंबर मैंने कहा था 3 सब्जेक्ट्स हैं, ESI, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इंग्लिश। इंग्लिश में वही 3 सवाल हैं। एसए की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आरसी की, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। कभी कभी लेटर भी आ जाता है। ठीक है, लेटर लिखना, यही सिलेबस है आपका। ठीक है, PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। यही एग्जैक्ट जो सिलेबस है इसका, मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे लिखे हैं सिलेबस। मैं थोड़ा भावुक होकर अच्छे से सिलेबस लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं खुद फेज़ 2 के इतने डीप सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कि सिर्फ वर्ड्स नहीं देखने हैं, चैप्टर वाइज ब्रेकेज चाहिए। तो पहला चैप्टर है जी इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज की बात करने जा रही हूँ। इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आप पढ़ते हो नेशनल इनकम, पॉवर्टी एलिविएशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पहला ब्लॉक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडिया में जो रिफॉर्म्स आई हैं, इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन, जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग हुआ करती थी 5 years वाली, फिर ग्लोबलाइजेशन, इंडिया कैसे ओपन अप हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, फिर रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर, मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया है ये खबरों में, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, पॉपुलेशन और स्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज क्या हैं, सोशल जस्टिस। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना आपकी, दिस इज़ बेसिकली अबाउट करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स ESI मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, 70% to 75% जो पेपर है ना आपका, करंट अफेयर्स, स्कीम्स, रिपोर्ट पे बेस्ड रहता है। दिख ही रहा है यहाँ पे, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, सोसाइटी में क्या इश्यूज चल रहे हैं, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, बजट, आपका इकोनॉमिक सर्वे, WTO न्यूज़ में रहा, वर्ल्ड बैंक न्यूज़ में रहा, ऐसी चीज़ें। तो 70 से 75% करंट अफेयर्स ही पढ़ना है आपको। मेरे यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, 12 बजे आप देख सकते हो। ठीक है, जस्ट टू नो कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको क्या पढ़ा रही हूँ। बाकी ऑफ कोर्स सॉलिड फाउंडेशन तो पता ही होनी चाहिए। सिलेबस नहीं पता तो करंट अफेयर्स क्या करेंगे। तो दोनों का मिक्स एंड मैच चाहिए आपको। ठीक है, देन आई टॉक अबाउट द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पार्ट। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट दो अलग अलग सिलेबस हैं। पहले फाइनेंस की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, रेगुलेटर्स जैसे PFRDA, RBI, स्पेसिफिकली RBI, इसके फंक्शंस, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम इंडिया में, द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, जो आपके इंस्टीट्यूशंस है जैसे SIDBI, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, करंट एंगल डाल दिया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो GFC 2007 में आया था, जिसने वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट को बदल के रख दिया। फिर इटसेल्फ फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी, सेकेंडरी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, मनी मार्केट, बॉन्ड, इक्विटी। एंड देन देयर आर जनरल टॉपिक्स द फाइनेंस, जैसे रिस्क मैनेजमेंट बैंकिंग सेक्टर में, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये नया ऐड किया था इन्होंने, फिनटेक, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन चीज़ों पे फोकस किया था। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बैंकिंग सेक्टर में, यूनियन बजट, अप्रोच, ट्रेंड्स। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि FM जो है ज़्यादा आपका थ्योरी ड्रिवन सब्जेक्ट है। ESI में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा थे,
इसलिए नंबर थोड़े कम आते हैं वहाँ बच्चों के। FM में यू कैन गेट अप टू 95 मार्क्स, यस 95 मार्क्स तक आए हैं बच्चों के, क्योंकि थ्योरीज आपको पढ़ के जानी है और वो इतनी भी मुश्किल नहीं है अगर अच्छे से समझ लेते हो तो, ठीक है। दिस वॉज अबाउट फाइनेंस। अच्छा, इन्फ्लेशन, ये तो मैं ESI में भी पढ़ाती हूँ, इवन यूट्यूब पे पढ़ाती रहती हूँ। इन्फ्लेशन, महंगाई, WPI, CPI, बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ कैसे करता है RBI, एंड फिनटेक, मैंने कहा था ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिनटेक, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ नई चीज़ें ऐड की थी इन्होंने कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या हुआ है, रोल ऑफ IT, नॉन बैंकिंग सिस्टम ऑफ आ कंट्री, नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, डिजिटल पेमेंट्स। अच्छा, अकाउंट्स और फाइनेंशियल सिस्टम नए ऐड कर दिए थे, ये पहले नहीं होता था RBI में, लेकिन अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स हैं ये, ठीक है। सिलेबस वाइड है लेकिन नंबर फेच करके देगा आपको। देन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, समझने में भी आसान है, बच्चे हफ्ते में ख़त्म कर देते हैं। नज थ्योरी, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजरियल रोल्स, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इस पे तो और डिस्क्रिप्टिव सवाल आ जाता है सीधा 15 नंबर का, लिखो जी इस पे। पर्सनालिटी, मीनिंग ऑफ द फैक्टर, मीनिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, बिग 5 मॉडल्स ऑफ पर्सनालिटी। फिर मोटिवेशन है जिसमें पूरा आपको ERG थ्योरी और जो हर्ट्जबर्ग्स थ्योरी है ये पढ़नी है। लीडरशिप एक चैप्टर रहता है पूरा, कॉन्सेप्ट थ्योरी, उसमें क्या क्या है आगे। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, एनालिसिस ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कैसे आता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं। एथिक्स, मीनिंग ऑफ एथिक्स, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, थ्योरीज, यूटिलिटेरियनिज्म है यहाँ पे, मॉरल इश्यूज इन द बिजनेस, एथिकल प्रिंसिपल्स इन द बिजनेस। ये पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक लिख के आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ इन योर PDF डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, ऋतिका चावला @24/7, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जी, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है। तो दीज वर ऑल द टॉपिक्स जो ESI और FM के सिलेबस में हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑफ कोर्स हम कोर्स तो ऑफर कर ही रहे हैं, आप अड्डा की वेबसाइट पे जाइए, हमारा सफलता बैच लाइव हो चुका है, 12 सितंबर से क्लासेस मिलेंगी। मेरा कूपन कोड है Y754, यूज़ कीजिए, एनरोल कीजिए, कोर्स में मिलूंगी आपको, यूट्यूब पे तो मिलती ही रहती हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बकल अप, तैयारी कर लो अपनी पूरी, इससे लेट नहीं कर सकते हो। 1 सितंबर को वीडियो रिलीज की है, आज ही से तैयारी शुरू करनी है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो आंसर्स गिवन, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कोर्स ले लिया है बहुत बढ़िया, नहीं लिया है टाइम से ले लो, खुद तैयारी कर रहे हो और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। मैं आपकी मेंटोर मिलती रहूंगी रेगुलरली। आई होप यू आर नाउ मोटिवेटेड। कोई डाउट रह गया हो, कोई सवाल रह गया हो, ड्रॉप कर देना वीडियो के नीचे कॉमेंट। थैंक यू।